हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे। ये हम वीडियो लेके आए हैं आज जो थ्योरी ऑफ वेजेस के ऊपर है। और आज थ्योरी ऑफ वेजेस में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस, जो कि वॉकर साहब ने यहाँ पे लिखी थी। सेकंड वन इज़ बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, जो कि थॉर्नटन, डेविडसन, मॉरिस डॉब ने यहाँ पे इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। और जो थर्ड हम जो आज थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मार्शल, वॉलरस और क्लार्क ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था। तो अगर आपको इन थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो इससे पहले भी हम ये जो वीडियो बना चुके हैं थ्योरी ऑफ वेजेस में, और उसमें हम पढ़ चुके हैं सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, जो कि रिकार्डो ने दी थी। उसके बाद हमने वेज फंड थ्योरी पढ़ी, जो कि J.S. मिल की थी। और फिर उसके बाद हमने टॉरेंस जो थ्योरी दे रखी हुई है लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर, हमने वो पढ़ी। उन तीन थ्योरी के बाद आज हम बात कर रहे हैं ये चौथी थ्योरी, जो रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस है। जैसे कि टॉरेंट ने बात करी थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। उन्होंने बोला कि यार बंदे को कम से कम उतना वेजेस तो चाहिए जितना उसका लिविंग स्टैंडर्ड है। मैंने एग्जांपल भी दिया था वहाँ पे। मैंने बोला था कि अगर आपकी सैलरी ये मान के चलिए स्टैंडर्ड लिविंग अगर आपका 30,000 रुपये में आपको लगता है कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो 30,000 में मेंटेन हो जाएगा, 30,000 रुपीज़ मुझे चाहिए उसके लिए। और अगर मैं जॉब करने कहीं जाता हूँ और वो मुझे अगर 20,000 ऑफ़र करते हैं, तो फिर क्या करूँगा? फिर मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर मैं बोलूँगा कि नहीं, बेकार है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना। तो इसलिए उसी को आगे कंट्रीब्यूट करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, जो कि वॉकर साहब ने बोला कि आप ये सोचो कि भाई कितना पेमेंट किया जाए। तो उन्होंने बोला कि जो भी पैसा बचा हुआ है हम ये भी कर सकते हैं कि भाई वेजेस जो हैं जितना पैसा बचेगा उनको बता दें कि भाई जो सारे पेमेंट के बाद रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और ये जो जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सबको पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा हम उनको सब वेजेस को लेबर को पे कर देंगे। इससे क्या होगा? मतलब वेजेस जो है, जो लेबर को मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा काम करने का। जैसे अकाउंट्स में भी ईसोप करके है ना, तो वहाँ पे भी क्या है कि लेबर को ज़्यादा मतलब प्रॉफिट का ही पार्ट दे दो ना उनको अपन बोलेंगे जितना ज़्यादा काम करोगे जितना ज़्यादा पैसा बचेगा वो आप ही को बचना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं वेजेस इक्वल्स टू रिमेनिंग पोर्शन लेफ्ट आफ्टर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज वेज। उन्होंने बोला, वॉकर साहब ने बोला कि देखो हर किसी को पे करने के लिए एक अलग से सिस्टम है। रेंट के लिए हम अपना एक अलग से सिस्टम बना लेते हैं पे करने के लिए, इंटरेस्ट का भी हमारा एक अलग से फॉर्मेट है पे करने का, प्रॉफिट का भी कम से कम फॉर्मेट रहता ही है कि हमें 15%, 20% ये इतना चाहिए वो चाहिए, ठीक है। हर किसी का फॉर्मेट है। तो जब और हर किसी का फॉर्मेट तैयार है बना हुआ, तो फिर एक काम करो ना, उनको पे कर दो, और जो रेसिडुअल जो बचा हुआ जितना भी है वो सब वेजेस में बांट दो, ठीक है। तो इसी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे वेजेस की थ्योरी दी है, जिसमें आगे लिखते हैं कि जैसे ही उनको ये मालूम पड़ेगा कि भाई हमारी जितना बचना वो सब हमें भी आपस में बंटना है, तो ओबियस सी बात है वो क्या करेंगे, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करने वाले हैं। तो इंक्रीज़ इन वेजेस इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इट विल इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑल्सो। इससे क्या होगा? आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। उन्हें लगेगा कि हाँ ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा मतलब वेजेस मिलने वाले हैं। तो इसी साइकोलॉजी से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात करी है वॉकर साहब ने। आगे लिखते हैं कि इट इज़ एन ऑप्टिमस थ्योरी। अभी तक जितनी हमने पढ़ी थी वो पेसिमिस्टिक, मतलब थोड़ी उदासीन थ्योरी थी वो। मतलब उसमें हम बात कर रहे थे, जैसे सब्सिस्टेंस थ्योरी में हम लोग ने बात करी, बोला कि साहब केवल खर्चा मिल जाए लेबर को। अरे खर्चा मिल जाए, फिर सेविंग्स नहीं करेगा क्या? फ्यूचर कैसे बनेगा उसका, ठीक है ना। हमने वहाँ पे बात करी वेज फंड थ्योरी में। तो वेज फंड थ्योरी में भी हमने बोला कि एक काम करो, इतना फंड निकाल दो, इतना ही बांटेंगे, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं बांटोगे क्या? ऐसे तो आपने सोच लिया कि मैं 10 लेबर रखूँगा, और मुझे अगर 20 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो 50 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं वेज फंड नहीं बढ़ाऊँगा। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच थी लेबर को लेके। मतलब लेबर को देने की नीयत नहीं थी, अगर मैं सोचूं तो, है ना। वो नीयत यहाँ नज़र नहीं आई। यहाँ पे वॉकर साहब की एक बहुत अच्छी जो थी वो ये वाली बात थी कि साहब हम पे करना चाहते हैं, और कितना पे करना चाहते हैं ये आपके हाथों में, हम आपको कितना पे करना चाहते हैं, डेट इज़ द ऑप्टिमिस्टिक। और यही एक उनका पॉजिटिव फैक्टर भी था काफ़ी ज़्यादा थ्योरी का, है ना। चलिए अब इसके क्रिटिक्स के वो देखते हैं कि क्रिटिक्स क्या है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सप्लाई साइड ऑफ वर्कर्स जो है ना, वो इन्होंने इग्नोर किया।
अच्छा, अभी तक हम क्या बात करते थे, सप्लाई साइड डिमांड साइड इग्नोर हो रहा था अभी तक जो थ्योरी थी, लेकिन हमने यहाँ पे बात करी तो सप्लाई साइड जो है वो इग्नोर हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिमांड साइड ऑफ वर्कर्स। मतलब जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है साहब, मेहनत करो उतना ले लो, है ना, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे था, लेकिन सप्लाई साइड भी देखना ज़रूरी है, जैसे हम आगे में भी ये पढ़ने वाले हैं, है ना। मतलब जो इक्विलिब्रियम थ्योरी होती है उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो वो चीज़ तो यहाँ पे भी देखनी चाहिए। तो आपने केवल डिमांड कंसीडर किया, सप्लाई नहीं किया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा साहब। फिर वही क्रिटिसिज्म आ गया, दिस थ्योरी इग्नोर्स द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। मैंने वही बताया था, ये पॉइंट पहले भी हमने पढ़ा था वेज फंड थ्योरी में, मैंने बताया था वहाँ पे कि ये वो दौर था, वो टाइम पीरियड था कि जब यूके और यूएसए में जो मतलब इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप हो रही थी। अब जब यूके और यूएसए में वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी तो वो ओबियसली बात है ट्रेड यूनियंस बनना चालू हो गई। आप बिना ट्रेड यूनियन के कंट्रीब्यूशन के आप वेजेस डिफाइन नहीं कर सकते, आपको ट्रेड यूनियन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। आपने तो बोल दिया अपने तरह से कि मैं 25,000 रुपये सैलरी दूंगा, लेकिन ट्रेड यूनियन बोल रहा है नहीं 40,000 कम से कम पे करना है, फिर आप क्या करोगे? फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन की बात माननी पड़ेगी ना। तो इसलिए थ्योरी में जो है यहाँ पे हमें ट्रेड यूनियंस को भी कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा। इट इज़ एंटरप्रेन्योर हु क्लेम रेसिडुअल इनकम नॉट वर्कर, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये निकल के आया क्या कि भाई जो बचा कुचा होता है, अभी तक तो कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या चलती थी कि जो बचा है वो किसका, ओनर का है। अच्छा बाई चांस आप सोच के देखो कुछ भी नहीं बचे, वो ऐसा होता है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन में क्या बच रहा होगा ओनर्स को तो कुछ नहीं बच रहा। तो वेजेस क्या, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको किसी की सैलरी नहीं काटनी है साहब, आपको सबको पे करना है। ठीक है, अब ओनर बोलेगा कुछ बची नहीं तो कहाँ से करूँ? तो ऐसे वर्कर ओनर तो चलो पेशेंस रख लेगा कि चलो आज नहीं बच रहा, 6 महीने बाद मेरा बिजनेस चालू होगा, है ना, मैं तब कमा लूँगा। ऐसे क्या वर्कर्स कर पाते क्या? वर्कर्स इतना मतलब टॉलरेट कर पाते कि नहीं मुझे आज नहीं मिल रहा और मैं मतलब चलो 6 महीने बाद मतलब कमा लूँगा, ज़्यादा काम कर लूँगा, ज़्यादा अर्न कर लूँगा? नहीं, उनको तो चाहिए रेगुलर वेजेस चाहिए। और बाई चांस अगर किसी साल लॉस हो गया तो फिर कैसे वेजेस करेंगे? फिर वर्कर्स कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो छोड़ के जाएंगे, उनके पास पेशेंस नहीं है। इसलिए ये जो थ्योरी थी ये थोड़ा सा मतलब एक फैक्टर था। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बदल गया ना। प्रॉफिट तो किसके लिए होता है? प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के लिए होता है। रेसिडुअल जो क्लेमेंट की बात करिए, वो रेसिडुअल क्लेमेंट का सबसे पहला अधिकार जो किसका बनता है, वो ओनर का बनता है। यहाँ पे तो वर्कर साहब ने रेसिडुअल क्लेमेंट का जो था वो किसको दे दिया, वेजेस को दे दिया। नीयत अच्छी थी, वेजेस उनको ज़्यादा पे करने की वो था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। वो तो भगवान ने कोई ऐसी चीज़ बनाई नहीं है जिसका केवल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ना हो। हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर आप वर्कर्स को एडवांटेजेस देना ही चाहते हो तो आप बोनस के थ्रू भी पे कर सकते हो। आजकल काफ़ी सारे बोनस प्लान मतलब वो हैं, है ना, उसके ऊपर भी काफ़ी थ्योरी लिख दी गई हुई है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में काफ़ी थ्योरी दी हुई है वहाँ पे, तो कर सकते हो आप वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो वहाँ पे, तो आप वो पे कर लो। ठीक है, इसके लिए हमें ओनर का जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेसिडुअल क्लेमेंट था जो कि वोकर साहब ने बोला था। चलिए आगे हम बात करते हैं बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में, जिसको थॉर्नटन ने, डेविडसन ने और मॉरिस डॉब ने कंट्रीब्यूट किया है। और इसमें सबसे पहले लिखते हैं वेजेस क्या होनी चाहिए, कहते हैं बार्गेनिंग पावर। नाम से मालूम पड़ रहा है बार्गेनिंग पावर, मोल भाव। इकोनॉमिक्स में मोल भाव की एक अलग इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी मौका पड़ा तो मैं प्राइस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा वहाँ पे वैसे प्राइस हर अलग निकालते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में बिना बार्गेनिंग के तो प्राइस डिटरमाइन ही नहीं होती है ना। तो वहाँ पे तो बार्गेनिंग की एक अपनी एक अलग से यूनिक इम्पोर्टेंस है अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने भी यही बोला कि साहब वेजेस जब आप प्राइस निकाल सकते हो तो वेजेस क्यों नहीं निकालते हो बार्गेनिंग से। और लिटरली आप देखेंगे हम रियल वर्ल्ड जो है, रियल वर्ल्ड कभी आप इंटरव्यू वगैरह वो करोगे तो वहाँ पे नेगोशिएशंस चलते हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो सब अच्छा रहता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में आप जाओगे तो वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। आपने बोला कि मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी है 25,000, बोलेंगे नहीं इतना नहीं, ये तो ज़्यादा है, कम कर लो। मतलब बार्गेनिंग एग्जिस्ट इन द रियल मार्केट, और उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बार्गेनिंग थ्योरी दे रखी हुई है ना। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बार्गेनिंग। अच्छा, अब जैसे बार्गेनिंग की बात चल रही है तो इसमें भी तो फैक्टर काम करेगा। अब कोई बंदा है उसको 1 साल का फ्रेशर है वो जैसे, और कोई बंदा है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बंदा उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब
अगर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को ऐसा बंदा चाहिए जो फ्रेशर भी चलेगा, तो ओबियस सी बात है उसकी बार्गेनिंग पावर रहेगी कि हाँ नहीं हमें तो वही फ्रेशर चाहिए, हमें तो कुछ नहीं वो तो उतना। लेकिन अगर उनको बंदा एक्सपर्ट ही चाहिए तो फिर तो पे करना पड़ेगा ना, फिर तो वहाँ पे बार्गेनिंग पावर किसकी, वहाँ तो वेजेस की, मतलब लेबर की बार्गेनिंग पावर बात बनेगी, मतलब स्किल्स जितनी होंगी स्किल्स के ऊपर पे करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस में उन्होंने बताया है, जिसमें कि बोलते हैं इफ़ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द प्रोड्यूसर इज़ मोर, अगर प्रोड्यूसर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो वर्कर्स को पेमेंट कैसा होगा, कम होगा। क्यों, प्रोड्यूसर की बार्गेनिंग पावर है, क्या हमें तो से देखो साहब हम 10,000 रुपये देंगे, काम करना है क्या, करो तो करो नहीं तो कोई बात नहीं। दिस शोज़ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर बोल रहा है मैं तो इतना ही दूंगा साहब, अगर आपको करना है तो करो, तो ओबियस सी बात है वर्कर्स जो है वो वर्कर्स मतलब वर्कर्स का पेमेंट जो है, लेबर जो वेजेस जो है वो कम रहेगी। और ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर वर्कर्स हाईली स्किल्ड है और उसकी बार्गेनिंग पावर की हम बात करें तो ओबियस सी बात है फिर तो उसकी बार्गेनिंग पावर अलग निकल के आएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं देयर विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ वेजेस। वो कहते हैं कि हर किसी की वैसा नहीं बार्गेनिंग पावर है तो फिर वो पता पड़ा कि नहीं मैं तो तुझे 1,000 रुपये दूंगा, 1,000 रुपये पूरे महीने काम कर, फिर वो बंदा काम करेगा क्या, बोलेगा नहीं मुझे तो इससे तो बढ़िया मैं घर बैठूँ आराम करूँ वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो पे इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक मिनिमम और मैक्सिमम। अब पता पड़ा कि कोई स्किल्ड वर्कर है, अब स्किल्ड वर्कर है और वो क्लेम कर रहा है, लाखों रुपए क्लेम कर रहा है वो, है ना, कि नहीं मैं तो फलाना काम करने के लिए 10 लाख रुपए लूँगा। अरे भाई एक हिसाब से मांग ले, है ना, तो वो चीज़ है इसमें। लिखते हैं बाकी प्रोड्यूसर्स विल डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ वेज लेवल। आप देखो बहुत सारी कंपनियां, मैं हमेशा सोचता हूँ इंडिया में, आप ऐसे भी तो सोचो ना कि इंडिया में कई कंपनी ऐसी हैं जो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ पे कर रही हैं, एक महीने के 1-1 लाख रुपए पे करती हैं। अच्छा उनको मतलब आप सोचो ना इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, तो 1 लाख रुपए एक बंदे को दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ 20-20 हज़ार के 5 पकड़ लो, आप क्या बोलते हो नहीं आएंगे 20-20 हज़ार के 5, और वो 5 इकट्ठा मिलके उससे ज़्यादा काम करेंगे एक वाले बंदे से, क्या बोलते हो, बात सही है कि नहीं है। यहाँ पे एक मतलब फैक्टर हैं और वो फैक्टर भी कुछ इस हिसाब से वो करते हैं कि नहीं, पर वो कंपनियाँ तो 1 लाख बंदे वाले उसको 1 लाख को तो हायर की हुई है ना उस बंदे को, वो ऐसा सोचने लग जाए कि नहीं 20-20 हज़ार वाले को 5 हम रख लेते हैं, 1 लाख वाले को हटा देते हैं, ऐसा नहीं होता मार्केट में। तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन करी, प्रोड्यूसर विल डिसाइड द नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स रहेंगे और किस बेसिस पे डिसाइड करेगा, वेज लेवल के बेसिस पे कि कितने बंदे रखने हैं। अब जब 1 लाख बंदे को पे करेंगे तो उससे फिर काम भी तो उसी हिसाब से करवाएंगे वो, है ना, क्वालिटी वर्क भी होगा और उसी के हिसाब से उनका वो रहेगा। तभी तो वो पोस्ट बन गई हैं, जनरल मैनेजर होगा, फिर नीचे उसके मैनेजर, फिर उसके नीचे सुपरवाइज़र हो, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ लेवल, मतलब वो सारी चीज़ें वो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थॉर्टन डेविडसन मॉरिस जॉब का कंट्रीब्यूशन था बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस में। आगे हम लोग बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मतलब जैसे अगर मैं बोलूँगा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या, जो कि मार्शल और वॉल्टर्स ने, जे बी क्लार्क ने यहाँ पे मैं वो की हुई है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या, तो प्रोडक्टिविटी मतलब वो भी मार्जिनल मतलब पर वैल्यू एडिशन, पर यूनिट एनालिसिस। ठीक है, मैं तो इस मार्जिनल को ऐसे समझता हूँ, मतलब पर यूनिट एनालिसिस और पर वैल्यू कंट्रीब्यूशन कितना रहा। तो उसमें बोलते हैं कि वेजेस क्या होने चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। अगर एक चलो ये जो आप बोलोगे सर ये क्या क्या मार्जिनल, शुद्ध हिंदी में समझो। शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपको बोलूँ कि हम वर्कर से बोलें, क्या बोलें वर्कर से बोलें कि भाई कितने एक काम कर कितने यूनिट बना पाएगा तू। जैसे उसने बोला कि मैं एक दिन में 100 पेन बना सकता हूँ, 100 पेन। तो हमने उसको बोला अच्छा 100 पेन बना लेगा, एक पेन के तुझे 2 रुपये मिलेंगे, अब तेरी मर्जी बना ले कितने बनाने तुझे। तो अगर उसने 100 पेन बना ली तो 2 रुपये के हिसाब से 200 गए। यहाँ पे फिर क्या होगा, उसको मतलब ये मान के चलो कि अगर वो 300 पेन बनाता है तो 2 रुपये के हिसाब से 600 रुपये हुए। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम पे कर रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पे मार्शल है। मार्शल तो देखो हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं मार्शल को, और मार्शल इन्होंने तो मैथमेटिकल एनालिसिस किया ही है। मार्शल ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ, मार्शल। तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने इसमें वर्कर्स में भी कंट्रीब्यूट करी। उन्होंने बोला मार्जिनल पेमेंट उतना करो ना जितना उसने काम किया है। अब कोई बंदा आके पता पड़ा काम कर रहा है, हमने उसको जॉब पे रख लिया और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है,
तो उसको फ्री में क्यों सैलरी देते हो? उस बंदे से उस बंदे का आपने मैनेजमेंट में रखा है तो उस बंदे का कोई तो मतलब निकले आने का हमारे मैनेजमेंट में। वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बता रखी हुई है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स में। देखिए ज़रा क्या लिखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ द एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्ट। मैं भी बताना कि अब ये बंदा आया तो वी हैव टू नोटिस, हमें ऑब्जर्व करना होगा कि भाई हमने चलो राम को आज जॉब पे रखा है, तो उससे पहले पर डे के कितने बन रहे थे? 500 पेन। आज राम आया है तो कितने पेन बने? अब राम के आने से 550 पेन बन गए। पहले 500 बन रहे थे, अब 550 बन गए। इसका मतलब हमें समझ में आया कि राम के आने से 50 पेन ज़्यादा बन गए, 50 पेन ज़्यादा बने। तो अब 50 पेन बने हैं तो हमें उसको उसी हिसाब से पे करना चाहिए ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो 1 मोर यूनिट ऑफ वर्कर जितना उसका वो होगा। आगे देखें, इसी को क्या बोलते हैं, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो रहती है ना, उसको हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। 550 पेन कितने, एक पेन कितने का? 10 रुपये का। तो टोटल कितने बने? 550 पेन बने। तो 550 पेन इंटू 10 कर दिया हमने, तो 5500 हो गया। दिस इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। 50 पेन बने ना, एक पेन 10 रुपये का है, तो कितने? 500 रुपये का उसने काम किया आज। वही वेजेस डिसाइड। कितने पेन एडिशनल बनाए? 50 पेन एडिशनल बनाए। एक पेन कितने का है? 10 रुपीज़ का, है ना। तो फिर 50 इंटू 10 500 रुपीज़। इसका मतलब आज राम के आने की वजह से 500 रुपीज़ का ज़्यादा काम हुआ है। तो 500 रुपीज़ का ज़्यादा काम हुआ है तो ओबीसी बात है, आपको वेजेस भी उसके अकॉर्डिंग पे करनी चाहिए, है ना। ऐसे तो करोगे, जो कि टेक्निकली बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूँगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में दम है, अगर हम डिमांड और सप्लाई के बारे में वो छोड़ दें अभी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर देखा जाए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में दम है और इफेक्टिव भी है, काफ़ी जगह मतलब एप्लीकेबल है ये। ठीक है, देखें आप ज़रा, हम इसको ज़रा डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे वर्कर्स को रख लिया है और वेजेस और रेवेन्यू हमने वाई एक्सिस में रख लिया है। हमने ये बना लिए, ये जो कर्व हमारे सामने आया है, ये हमने कर्व बनाया और एक कर्व जो था वो मार्जिनल रेवेन्यू का और दूसरा कर्व एवरेज रेवेन्यू का। आप बोलोगे सर ये कर्व कैसे बना, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू? मैं उसको बोलूँगा बेटा आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का भी डायग्राम कुछ इसी तरीके का रहता है, जिसमें अगर मैं बोलूँगा आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन का डायग्राम जो है, प्रोडक्शन का डायग्राम मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, ये इसी तरीके का डायग्राम है ये। ठीक है, और आप मैं बोलूँगा मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का डायग्राम भी लगभग यही हो, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का भी डायग्राम यही है। तो आप सोचो जो प्रोडक्शन होगा वही तो रेवेन्यू बनेगा। फिर भी अगर आपको वो चीज़ समझनी है मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन को, उसके लिए मैं आपको बोलूँगा आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का जो कॉन्सेप्ट है पहले क्लियर करें। अभी हमारा वीडियो नहीं है, लेकिन आप बोलोगे तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे, आपको ये बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। और उसका वीडियो मैं बना ही दूंगा मैं, क्योंकि वो एक मतलब एक अच्छा वर्थवाइल पोटेंशियल पार्ट है, तो उसके लिए हम डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो वही जो प्रोडक्शन होगा वो रेवेन्यू बनेगा। तो उसी के जैसा हमने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का हमारा ये डायग्राम आ गया। तो वो चीज़ ये देखिए, हमने यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम सेट कर लिया। इसका मतलब इकोनॉमी में कितने वेजेस वर्कर्स काम करेंगे, ये इकोनॉमी में ये वर्कर्स काम करेंगे, टोटल इतने वर्कर्स काम करेंगे और उनका वेज कितना होगा, इतना उनका वेज होगा। तो एक एक्सिस पे हमने बता दिया कि वाई एक्सिस पे बता दिया हमने कि यहाँ पे वेजेस कितनी होगी, इतनी होंगी, और कितने वर्कर्स काम करेंगे ये। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये फाइंड आउट हो गया बड़े आसानी से कि भाई कितने यहाँ पे वर्कर्स काम करने वाले हैं इकोनॉमी में और कितने उनकी रेवेन्यू होने वाली है। ठीक है, इस हिसाब से हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का यही वो है। फिर भी मैं अगर आपको और बताऊँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब जब डिमिनिश होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब गिरना चालू होती है, तो हम बेसिकली उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ये देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये डिक्रीज़ हो रही है। तो जब डिक्रीज़ हो रही होती है ये चिंता का विषय है। मतलब आप सोचो ना, अगर आपको नहीं भी क्लियर है वो वाला कॉन्सेप्ट, तो आप सिंपल ये समझ लो कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रही है। तो जब यहाँ पे रेवेन्यू कम हो रही है तो चिंता की वाली बात नहीं है। तो कहाँ तक कम आप झेल सकते हो, कहाँ तक आप जो डिक्रीज़ होगी मार्जिनल रेवेन्यू टॉलरेट कर सकते हो। तो ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो गया, यहाँ तक आप टॉलरेट कर सकते हो और इतनी वर्कर आप रखो। आप अगर आप इससे ज़्यादा रखोगे,
जहाँ आपकी रेवेन्यू, तो आप इससे वर्कर इससे ज़्यादा रखोगे तो ये देखो ना आपकी रेवेन्यू का गिरते चले आएगी। आप वर्कर से इससे ज़्यादा रखोगे तो रेवेन्यू, तो वर्कर कितने होने चाहिए, वर्कर इतने होने चाहिए। उनकी वेजेस कितनी होनी चाहिए, वेज होनी चाहिए। आप उनकी वेजेस कम करोगे तभी तो उनकी रेवेन्यू यहाँ पे डिक्रीज़ होगी और वर्कर्स इंक्रीज़ होंगे। तो बेसिकली ये नज़रिया है जिसको आप कर सकते हो। और मार्जिनल रेवेन्यू को हमने कंपेयर किया एवरेज रेवेन्यू से। तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, एक लैंडमार्क डिसाइड करता है एवरेज कि भाई इतना होना चाहिए। तो अगर ये डिक्रीज होते होते कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो ये इंटरसेक्ट हो गया पॉइंट, और इतने इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये वर्कर्स और रेवेन्यू वेजेस आ गया। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म को। क्या क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला वही इट डिस्कस डिमांड साइड ओनली, हम वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो केवल डिमांड साइड, वो तो हमने रेसिडुअल में भी बात करी। अच्छा, रेसिडुअल से पहले वाली जो थ्योरीज थी वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सप्लाई साइड के बारे में बात कर रहे हैं, केवल डिमांड साइड को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है, यहाँ पे लेबर के बारे में बात चल रही है। देखना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। पहले जो बात कर रहे थे वो सप्लायर की बात कर रहे थे, सप्लायर कितना पे करेगा, जो प्रोड्यूसर है वो कितना पे करेगा। लेकिन अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे कि लेबर को कितना मिलना चाहिए। जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो बदल गया है। पहले प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने वही डिमांड साइड ऑब्जर्व किया। देखो फिर मैं वही बोलूँगा, डिमांड और सप्लाई दोनों देखना जरूरी है ना। बिना आप उसके आप फैक्टर्स जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाओगे डिमांड और सप्लाई के। मैंने वही बोला, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बहुत बढ़िया थ्योरी है, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई साथ में हम देखेंगे तो ही हम इक्विलिब्रियम सेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई से ही एक वो निकल के आता है, एक एग्जैक्ट पोजीशन। आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर सप्लाई नहीं होगी लेबर की तो फिर कहाँ से आप प्रोडक्शन कर पाओगे। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, आप कर लो प्रोडक्शन, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? लेबर तो सब घरों में बैठी हुई है ना। इसलिए आपको देखना होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ लॉन्ग टर्म थ्योरी। ये जो थ्योरी है लॉन्ग टर्म के लिए कैपेबल है। मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में आपको जाना पड़ेगा कि भाई कितने, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू की बात चल रही है, तो यहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म वाली बात होगी कि कितना प्रोडक्शन किया जाए, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना बेकार है। आगे देखें, प्रोडक्शन इज कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने केवल वेजेस को यहाँ पे कंसिडर किया, उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो बनाई हुई है। जैसे हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नोटिस करने वाली बात है ये मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो सबसे मिलके आता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको मिलाओगे तब ये रेवेन्यू की कीमत आएगी, रेवेन्यू की वैल्यू आएगी। अब आप इस रेवेन्यू से केवल वेजेस फाइंड आउट कर रहे हो, तो इस केवल रेवेन्यू में, रेवेन्यू मतलब जैसे मेरा एक पेन बिका 10 रुपये का, वो मेरी रेवेन्यू हो गई। ठीक है, अब वो 10 रुपये में केवल वेजेस थोड़ी ना है। हालांकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि वेजेस के बेसिस पे ही चीज़ें चलती हैं, आई एग्री, ठीक है। लेकिन उस 10 रुपये में केवल वेजेस थोड़ी ना है, उस 10 रुपये में तो रेंट भी तो है, उस 10 रुपये में प्रॉफिट भी तो है, इंटरेस्ट भी तो है। यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग। प्रोडक्शन इज द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सभी का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पे कंबाइंड एफर्ट्स है, और इट इज़ बेस्ड ऑन परफेक्ट कंपटीशन एंड इट इज़ मिथ। ये जो थ्योरी बना रखी हुई है परफेक्ट कंपटीशन के बेसिस पे बनाई हुई है। आप बोलोगे परफेक्ट कंपटीशन क्या, तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए आप मार्केट जो है, मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 4 तरीके के मार्केट मिलेंगे। उसमें परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक, वो चीज़ वहाँ मिलेगी। उसके ऊपर हमारा वीडियो नहीं है, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी बनाएंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मिथ होता है, मतलब प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस नहीं करता। जब परफेक्टली एग्जिस्टेंस नहीं करता तो फिर आप उसमें थ्योरी, और ये जो थ्योरी बनी है वो किसके ऊपर बनी है, परफेक्ट कंपटीशन के बेसिस पे, है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन खुद ही मिथ है, तो फिर ये थ्योरी भी एक प्रकार से रिलायबल इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो थी बाकी की 3 थ्योरी थी दोस्तों। होप्स सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो डेफिनेटली शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप इसको डेफिनेटली फॉरवर्ड करें ताकि बाकी और दूसरे भी इसके लिए मतलब इससे एडवांटेज ले सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।